शिवपुरी के पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम क्लास 10 की इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर था डेवलपमेंट और हमने उसका एक पार्ट पढ़ लिया। अब हम अंतिम और दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक बार हम ध्यान से देखते हैं कि आखिर हमने कितना कवर कर लिया था। तो ग्रोथ हम समझ गए थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ गए थे और ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस हमने ये भी देख लिया था। मैंने बताया था आपको कि चुपचाप एक दिशा में वन डायरेक्शन जब कोई चीज बढ़ती तो उसको ग्रोथ कहते हैं और जब उसका बहुआयामी ग्रोथ होता है तो वो डेवलपमेंट होता है। डिफरेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स गोल, अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं। हमने इस पर भी डिस्कशन कर लिया था। एवरेज और पर कैपिटा इनकम कितनी होती है, किसी कंट्री की जो टोटल इनकम होती है और टोटल पॉपुलेशन होती है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं आपस में तो हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। जीडीपी, नेशनल इनकम और वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जान गए थे और हमने ये देखा था कि जो वर्ल्ड बैंक है ये क्या करता है, इनकम के आधार पर कंट्रीज को बताता है कि ये डेवलप हैं या अंडर डेवलप हैं, इसका विकास कितना हुआ है। और एक चार्ट से हम शो कर रहे थे, आइए वहां पर फिर से आपको ले चलते हैं। यही वो चार्ट था जहां पर दिखा रहा था कि महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम इतनी है, केरला की उससे कम है और बिहार की बहुत कम है। तो जो वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का वो ये शो कर रहा था कि जिसकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री उतनी अधिक डेवलप होगी। तो दोस्तों इस चार्ट के अनुसार जो पहला पैरा है, महाराष्ट्र सबसे अधिक डेवलप होना चाहिए, उससे कम डेवलप केरल होना चाहिए और उससे कम डेवलप बिहार होना चाहिए। लेकिन नीचे आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। महाराष्ट्र की जो लिटरेसी रेट है वो 83 है जबकि केरल का 94 है। केरल में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो ये तो इससे एकदम उल्टा हो गया। पर कैपिटा इनकम कम है फिर भी उसकी साक्षरता दर ज्यादा है। नेट अटेंडेंस रेशियो महाराष्ट्र का 64 जबकि केरल का 78 है। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में ज्यादा बच्चे मर रहे हैं जबकि केरल में कम बच्चे मर रहे हैं। तो एक तरह से ये पूरा प्रिंसिपल फेल हो जाता है कि अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। अब इसको और अच्छे से हम समझें उसके पहले हमें कुछ टर्म्स जानने जरूरी होते हैं। कौन से टर्म्स? देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये क्या होता है, लिटरेसी रेट इसे क्या कहते हैं और नेट अटेंडेंस रेशियो ये क्या है। दोस्तों पहली बात तो ये इस चैप्टर को समझने के लिए इस टर्म्स को जानना जरूरी है। दूसरे, हमारे परीक्षा में बोर्ड के एग्जाम में ये टर्म्स पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 मार्क्स में, कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये है कि एक साल, देखिए द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 100 लिव चिल्ड्रन बोर्न। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, रोज हर सेकंड बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 1000 बच्चों को लेते हैं 1000 बॉर्न चिल्ड्रन। जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें एक वर्ष में कितने बच्चे नहीं रहते हैं, गुजर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसी दर को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। कुछ आंकड़े हैं, सबसे अधिक ऐसे बच्चों की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है और सबसे कम गोवा, असम और केरल में होती है। दोस्तों ये फैक्ट आंकड़े हैं जो कि बदलते रहते हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है नेक्स्ट ईयर कुछ दूसरे आंकड़े हो जाए या इसी साल कुछ बदलाव आ जाए। अब लिटरेसी रेट क्या है, आप समझते हैं साक्षरता दर, जो पढ़ा लिखा होना है। तो इसकी डेफिनेशन जो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल और उससे अधिक एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है उसमें पढ़े लिखे लोग कितने हैं, जो हस्ताक्षर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, भले उनके पास बहुत बड़ी डिग्री ना हो फिर भी वो कुछ पढ़ लिख सकते हो, उन्हें साक्षरता दर कहा जाता है। अब सबसे अच्छी साक्षरता देखिए केरल में है और सबसे कम कहाँ है, बिहार में है। और आपके ऑल ओवर इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 74.04 है। अब नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने बच्चे अटेंड करते हैं। हालांकि देखिए प्राइमरी में तो अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाते हैं। प्राइमरी के बाद क्या होता है कि
कुछ बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं। तो बहुत गरीब में देखते हैं आप कि वो कुछ ठेला चलाने लगते हैं या दुकानों में काम करने लगते हैं या कहीं मजदूरी करने लगते हैं। अब बहुत से लोग सेकेंडरी की एजुकेशन ले लेते हैं, लेकिन जो हाई एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है, उसमें और कम बच्चे पहुंच पाते हैं। तो इसी को ये कह रहा है, चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो कितने बच्चे 6 से 10 के स्कूल में एडमिशन लेते हैं और कितने बच्चे उसको अटेंड करते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लर्न कर लीजिएगा। हाईएस्ट नेट अटेंडेंस रेशियो केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु का है, जबकि जो लोवेस्ट है वो बिहार और मेघालय का है। तो एक बार फिर से भी चार्ट पे आते हैं। अब हम इसको समझ चुके हैं कि 1000 बच्चों पर कितने बच्चे जिंदा रहते हैं तो और कितने बच्चे मर जाते हैं। तो भैया महाराष्ट्र में 25 बच्चों की डेथ हो जाती है, जबकि केरल में केवल 12 बच्चों की मृत्यु होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस मामले में केरल महाराष्ट्र से आगे है, लगभग दुगना आगे है, जबकि पर कैपिटा इनकम में केरल पीछे है। लिटरेसी रेट में केरल देखिए, ये पहले का चार्ट, अब लगभग 100% लिटरेसी रेट हो गई है। केरल 94% आता है, जबकि महाराष्ट्र 83% आता है, जबकि केरल का पर कैपिटा इनकम महाराष्ट्र से कम है। सेम अटेंडेंस रेशियो की भी कहानी है। हर तरह से महाराष्ट्र से पर कैपिटा इनकम कम होते हुए भी केरल कई मामलों में महाराष्ट्र से आगे है, मतलब केरल ज्यादा डेवलप है। अब अगर ऐसा है भैया, तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो हम कह रहे थे कि ये ज्यादा डेवलप है और बड़ा डेवलप है, तो वो प्रिंसिपल तो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन उठ गया कि अब मनी का क्या किया जाए। तो एक 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, वो भी यहीं से मैं कनेक्ट करता हूँ। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव। इसका क्या सीधा सा मतलब हो जाता है कि हमारे जीवन में जितनी वस्तुओं की चीजों की हमें आवश्यकता है, उन सभी को हम पैसे के थ्रू नहीं खरीद सकते हैं। आपको ये जस्टिफाई करना होता है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर 5 मार्क्स में फिर से ये क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एक प्रदूषण मुक्त वातावरण हमें पैसा नहीं दे सकता है। हम बहुत इकोनॉमिक रूप से डेवलप कर गए, ग्रोथ कर गए, बहुत सारी ट्रेन चल रही है, बसेस चल रही हैं, कारें चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहा है, लेकिन इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कोयले से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और पैसे से इसको हम कम नहीं कर सकते, ना खरीद पा रहे हैं। अनडल्यूटेटेड मेडिसिन, मिलावट वाली दवाएं हम नहीं खरीद सकते हैं कि ऐसी दवा जो बिना मिलावट की रहे। भाई दवा नकली असली हमें क्या पता, हम तो पैसा लेकर खरीद लिए। नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, हम बहुत सारे लोगों से अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका सुपर पावर है, चाइना, इटली, स्पेन, फ्रांस, कितनी कंट्रीज हैं जो सब डेवलप्ड हैं, लेकिन कोरोना से जीत नहीं पा रहे हैं। मतलब ये बात प्रूफ हो रही है कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। भले ही पर कैपिटा इनकम ज्यादा रहे, लेकिन उसके आधार पर केवल हम डेवलपमेंट को डेवलपमेंट नहीं मान सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आया कि तब अब किस बेस पर हम डेवलपमेंट को, विकास को मेजर करेंगे, मापेंगे कोई कंट्री कितना डेवलप है। तो उसका आंसर देखिए, ये नया बंदा निकल के आया, उसका नाम है UNDP, बड़ा नाम है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो क्या कहता है, उसने नए तरीके से ह्यूमन के विकास को, कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर करने की कोशिश की, और ये नया तरीका परफेक्ट तरीका साबित हुआ। देखिए कैसे, इट यूजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसने एक इंडेक्स बनाया कि इस इंडेक्स को बना करके हम ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेजर करेंगे। आप भी इंडेक्स बनाते हैं, नोटबुक में बनाते हैं, कॉपी में बनाते हैं, रजिस्टर में बताते हैं, उसमें पूरी सूची होती है कि ये चीज इस पर है, ये चीज इस पर है। ऐसे एक इंडेक्स बनाया। अब इस इंडेक्स में देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीजें इस इंडेक्स में है। 3 चीज है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। वर्ल्ड बैंक केवल इनकम को ले रहा था, इनकम में एवरेज या पर कैपिटा इनकम को, लेकिन जो UNDP ने HDI बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया,
उसमें इसने हेल्थ को भी लिया, एजुकेशन को भी लिया और इनकम को भी लिया। इन तीनों चीजों को मिला करके एक इंडेक्स बनाया और इसके आधार पर उसने बताया कि कौन सा देश कितना डेवलप है। अब कुछ फैक्चुअल आंकड़े मैं आपको बता दे रहा हूँ। हेडक्वार्टर तो यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में है और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो 22 नवंबर 1965 में हुआ था। अब क्वेश्चन है एसडीआई क्या है भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है जिसके थ्रू ये मेजरमेंट होता है। तो आइए देखें क्या है। इसके 3 कंपोनेंट है, मैंने पहले ही बात किया था। क्या था? हेल्थ था, एजुकेशन था और इनकम। अब थोड़ा सा और देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज द क्यूमुलेटिव मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। इसके थ्रू ये किसी देश के लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट मेजर कर देता है, क्योंकि सारी चीजें इसमें आ रही हैं। और कौन बनाता है इसको भैया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और पब्लिश कौन करता है? यूएनडीपी। ये जो प्रोग्राम है वो पब्लिश करता है, ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाता है। ये जरूर याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आप लोगों से। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तीनों कंपोनेंट को देखिए, ये भी कई बार 1 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है दोस्तों। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, हेल्थ, इनकम, एजुकेशन। लेकिन हेल्थ में क्या ले रहा है? हेल्थ में केवल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ले रहा है। इनकम में पर कैपिटा इनकम ले रहा है। एजुकेशन में ये लिटरेसी रेट ले रहा है। अब देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इसका सीधा सा मतलब हुआ, अभी डेफिनेशन भी आगे समझ लेते हैं। किसी देश में जन्म के समय से लोग कितने अधिक दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। मैं आपसे कह दूं कि अच्छी दवा आपको मिलेगी, आप जिंदा रहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको केवल फिजिकल हेल्थ नहीं चाहिए, बल्कि एक इन्वायरमेंटल हेल्थ चाहिए, आपको एक मेंटल हेल्थ चाहिए। आपके कंट्री में काम करने के घंटे कम हो, आपको आराम करने के, थोड़ा मौज मस्ती करने का समय मिले, परिवार के साथ आपको पूरा बिताने का समय मिले, आप कहीं घूम सके, आ जा सकें, रिफ्रेश कर सके अपने आप को। योग, तमाम चीज़ों की आपके कंट्री में सुविधा हो, जिससे पार्क आप घूम सकें, टहल सकें और अपने आप को फिट हेल्दी रख सकें। इसके अलावा बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी हर जगह हो, अच्छी दवाएं हो, अच्छे डॉक्टर हो, जो आपको तुरंत तत्काल उपचार कर सकें, आपकी बीमारी को ठीक कर सकें। तो जब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें कवर कौन करेगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। जहां पर ये सभी का समन्वय होगा, वहां पर लोगों का जीवन अधिक खुशहाल होगा और लोग अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रह सकेंगे। इस नाते एसडीआई ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ को हेल्थ के रूप में लिया। दोस्तों, इस समय जापान का लगभग 88 साल है, वहां लोगों की एवरेज उम्र 88 ईयर्स है। अपने भारत की बात करें तो भी कुछ समय पहले 68.2 था, अभी हो सकता है डाटा कुछ आगे पीछे हो गया हो। अब इनकम में पर कैपिटा इनकम ले रहा है, वही सेम जो किसने लिया था? वर्ल्ड बैंक ने लिया था। एजुकेशन में लिटरेसी रेट ले रहा है कि कितने लोग आपके यहाँ साक्षर हैं। अब साक्षर कैसे लोग होंगे? जब लोगों में अवेयरनेस होगी, जब लोगों के पास पैसा होगा, जब उनके कंट्री में स्कूल की फैसिलिटी होगी, टीचर्स अच्छे होंगे, तभी तो लोग साक्षर होंगे, लिटरेट होंगे। मान लिया स्कूल जाते हैं और लोग गरीब हैं, तो भी लोग बच्चों को पढ़ने नहीं भेज सकते हैं। पहले पेट पाले भैया कि पहले ज्ञान बढ़ाएं, सही बात है ना? अब अगर लोग भेजना भी चाहते हैं, अवेयर हैं और स्कूल नहीं है, तो लोग अवेयर भी होंगे जिस कंट्री में, माता पिता पढ़े होंगे, उनके पास रोजगार होगा, उनके पास इनकम होगी और वो इस एबल होंगे, इस योग्य होंगे कि आपको वो स्कूल भेज सकते हो। तब तो लिटरेसी रेट वहाँ की अच्छी होगी ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी रहे कि समाज के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन आसानी से उपलब्ध रहे, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए अच्छी एजुकेशन रहे, नजदीक गांव के कॉलेज रहे। इतनी व्यवस्थाएं जब होती हैं तब लिटरेसी रेट अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर के हम देख रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो पूरे चीजों को एक साथ समेट करके समग्र जो ग्रोथ है,
जो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है। अब ये इसकी डेफिनेशन जो हम लोगों ने अभी बात की थी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कितने समय तक ये करता है, लिटरेसी रेट, वो रेशियो जो प्राइमरी से सेकेंडरी से हायर एजुकेशन में कितने बच्चे जा रहे हैं, और पर कैपिटा इनकम हमने पहले ही समझ लिया था कि कितने उस देश की एवरेज इनकम है। आप इसको बिल्कुल नोट्स बना लेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एसडीआई, एक्सप्लेन विथ योर ओन वर्ड्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अपने शब्दों में व्याख्या करें तो आपको तीनों कंपोनेंट बता करके उसकी डेफिनेशन को लिखना होगा। अब जब इतने चीजों को वो यूज करता है तब बता देता है कि ये कंट्री डेवलप और ये कंट्री डेवलप नहीं है। तो 2 तरीके से हमने डेवलपमेंट देख लिया दोस्तों, एक पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो वर्ल्ड बैंक बताता है, और एक हेल्थ, एजुकेशन और इनकम के आधार पर जो हमारा यूएनडीपी पब्लिश करता है। अब डेवलपमेंट तो हो गया, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? अब ये चैप्टर का अंतिम भाग है, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक ऐसा मान लिया, चलिए बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में 100 लीटर पानी है। मान लिया आपके घर में 100 लीटर पानी है और आपको पक्का पता है कि 10 दिन तक पानी आने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पानी का ऐसा यूज करेंगे कि वो अगले 10 दिनों तक चल जाए, या आप मिल करके पूरा पानी एक दिन में नहा लेंगे? नहीं नहाएंगे ना, पानी को बचा करके रखेंगे। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी, कि हम रिसोर्सेज का ऐसा यूज करें कि हमारी नीड भी पूरी हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे भी रहें और हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण डैमेज भी ना हो। तो देखिए क्या कह रहा है, द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जिसकी हम लोगों ने भी चर्चा की, एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, आज की नीड को पूरा कर दे और फ्यूचर की चीजों को बचा करके रखे। भैया कोल जमीन में है, पेट्रोलियम जमीन में है, लैंड के अंदर पाया जाता है, अब निकाल के सारा हम यूज कर लें, फ्यूचर में क्या होगा? तो हम उसको मिनिमम यूज करें। हम बैटरी का देखिए यूज कर रहे हैं, बैटरी की कारें आ रही हैं, इसके अलावा हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अलावा हम विंड का यूज कर रहे हैं, ताकि हम सारे रिसोर्सेज को यूज करें ताकि फ्यूचर की जनरेशन को वो चीजें मिल सकें। और दूसरा क्या है, विदाउट डैमेजिंग सराउंडिंग, बिना पर्यावरण को, आसपास को नुकसान किए हुए हम जिन चीजों का योग करते हैं, तब जो विकास होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ। हमने समझ लिया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हमने ये जान लिया कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जबकि सोसाइटी का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल हर तरीके से ग्रोथ होता है तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं, हमने भी जान लिया। अब डिफरेंट कंट्रीज में इसको नापे कैसे भैया, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पर कैपिटा इनकम से देखेंगे, पर यहाँ मामला को उलट गया। केरल जैसे स्टेट का पर कैपिटा इनकम कम है, फिर भी महाराष्ट्र कई मायने में आगे है। तब यूएनडीपी का मेजर अपनाया गया, उसने एक इंडेक्स बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और उसमें हेल्थ को रखा, एजुकेशन को रखा और किसको रखा, इनकम को रखा। इन तीनों चीजों को रख करके उसने बता दिया कि ऐसे डेवलपमेंट हम करेंगे। और फिर हम समझ गए कि डेवलपमेंट तो अच्छी बात है, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, धारणीय विकास होना चाहिए, जो हमारी नीड को पूरा करे, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन को या उसकी नीड को भी पूरा कर सके। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर कर लें, क्योंकि जल्दी ही हम इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स के वीडियो लाने वाले हैं और 10th का पूरा इकोनॉमिक्स हम जल्दी ही विदिन 1 वीक पूरा कवर कर